दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम दो पत्र की बात करने वाले हैं। एक है श्वेत पत्र, इसके बारे में एक जिक्र होगा, और उसके बाद एक जो है श्याम पत्र मतलब कि ब्लैक पेपर, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात होगी। और मैं आपको ये भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले यकीन दिलाता हूं कि दोनों पर अर्थशास्त्र के बहुत बड़े एक्सपर्ट और निष्णात जो हैं डॉक्टर जय नारायण व्यास साहब, उनके साथ बैठकर दोनों पर जो है हम खुल के बात करने वाले। लेकिन वो कार्यक्रम जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि व्यास साहब की जो है वो पहले से ही एक आज के दिन की व्यस्तता जो थी वो तय थी, तो आज वो नहीं कर पा रहे। वरना मेरा तो इरादा था कि आज इसको शाम के जो 4 बजे लाइव करते हैं उसी में हम करते, पर वो कल करेंगे। लेकिन फिर भी जो है इस बात का जिक्र होना, विस्तार से जिक्र होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस ने जो बातें रखी हैं अपने ब्लैक पेपर के द्वारा, उस बातों को शायद ही मतलब देखिए, वो जो गोदी मीडिया है वो तो नहीं दिखाएगा कभी भी, लेकिन हमारे YouTube पर भी जो पूरा विस्तार से जो दिखाना है वो पता नहीं, मुझे शायद हमारे कितने भाई बंधु दिखा पाएंगे या बहनें, तो ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा इस पर बात करेंगे। कार्यक्रम जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप सुनेंगे, देखेंगे इस पूरे कार्यक्रम को, तो वो जो वैलिड पॉइंट्स रखे हैं कि वो ब्लैक पेपर क्यों है, वो श्याम पत्र क्यों है, वो आपको ठीक से इस देश के नागरिक के होने के नाते समझ में आएगा, पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। वो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत कर दिया श्वेत पत्र, क्योंकि 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट के थे उसके साथ मोदी सरकार के 10 साल को कंपेयर करना, क्योंकि इनका काम ही कंपैरिजन का है, तो करना जरूरी था। और उसमें झूठ की भरमार है, उस श्वेत पत्र में, व्हाइट पेपर में झूठ की भरमार है। और दूसरी बात मैं बता दूं, इस श्वेत पत्र का या इस ब्लैक पेपर का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग नहीं है, इवन कोई लीगल स्टैंडिंग भी नहीं है। ये एक अपनी बात रखने का तरीका होता है। तो निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि यूपीए का जो शासन था वो पूरा कुशासन था, कुशासन, ठीक है। और जो उनकी सरकार का जो शासन है, मोदी सरकार का, वो सुशासन है। और कुछ अराउंड मेरे ख्याल से 10 साल यूपीए के जो रहे उसमें मेरे ख्याल से कुछ ये 69 पेजेस का श्वेत पत्र है। और उसमें जहां तक मुझे ठीक से याद है, मैंने नोट करके भी रखा हुआ है, 15 ऐसे घोटाले जो तथाकथित हैं, जिनमें से कोई कई, हाँ, एक प्रूव हुआ है, बिल्कुल, वो जो कलमाड़ी साहब वाला था, ये है ना, वो प्रूव हुआ है। अदरवाइज बाकी कोई भी जो है वो प्रूव नहीं हुआ है। वो ऐसे सब घोटाले जिसकी ओर उंगली दिखाने वाले, जो चिन्हित करने वाले, जो कैग के उस समय के मुखिया थे विनोद राय, उसने भी बाद में माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये कहा। वो सब चीजों को घोटालों में गिनवाया है। एक वो अशोक चौहान वाला घोटाला जो है वो बिल्कुल सही है, और वो कलमाड़ी साहब वाला घोटाला है वो सही है। बाकी सब जो है वो कहीं कभी कोई प्रूव नहीं हो पाए, लेकिन उनको भी सबको गिनवाया है। तो वो सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने जो है कल एक ब्लैक पेपर प्रस्तुत किया। जैसे मैंने कहा, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, ये हो सकता है आधे घंटे का प्रोग्राम हो, 20-25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। खड़गे साहब ने जो चीजें रखी हैं एक एक सेगमेंट पे, वो मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा धीरज रख के इसको आप देखिएगा, तो आप नागरिक के तौर पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ है इस देश में। सबसे पहले खड़गे साहब ने जो ब्लैक पेपर में मुद्दा उठाया वो बेरोजगारी का है। ध्यान से सुनिए इसको। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है
कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार की। अभी इसी मुद्दे को थोड़ा आगे सुनने, अगर आप टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अगर जानते ना हो तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की पूरी सरकार दिल्ली में आतंकी है, मुख्यमंत्री समेत, ये मांग करने के लिए कि आप जो टैक्स लेते हैं, जैसे GST है ना, तो वो जो है उसमें फिर क्या होता है, स्टेट का और केंद्र का हिस्सा उसमें बनता है। तो जो स्टेट का हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार स्टेट को रिलीज करती है, लेकिन वो कर नहीं रही है, वो कर नहीं रही है। और एक तरह से एक डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स में। साउथ के स्टेट्स में कहीं बीजेपी है नहीं, जैसे खड़गे साहब ने कहा कि जो नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये सब तकलीफें सहन करनी पड़ती है। उसी में आगे उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने का उन्होंने बोला। अरे भाई साहब, मोदी जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के UPA गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता। ये भी उदाहरण उन्होंने दिया, 48,600 करोड़ मैं टैक्स देता हूं गुजरात और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है। फिर ये डिवाइड की बात हो गई नहीं। ये लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है, वो देश तोड़ने की बात करता है। तुम क्या करें? तुम तो देश तोड़ने की बात हमेशा करते हैं, दंगे करवाए, पीछे लोगों को भड़काए, ऐसे ऐसे भाषण करके भड़काए, पूछो मत। और वही आदमी आज ये कहता है कि साउथ नॉर्थ की झगड़ा कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम कौन सी बात किए जब चीफ मिनिस्टर थे? तो ये सोचने समझने वाली बात है और बात सही है। प्रधानमंत्री जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मतलब इस बात को अन्याय का रूप देते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए, जिसमें ये लगातार उन्होंने ये साबित करने की और लोगों के दिमाग में इस चीज को घुसाने की कोशिश की
कि केंद्र सरकार जो यूपीए की है वो गुजरात की मोदी सरकार के खिलाफ अन्याय कर रही है, मतलब कि गुजरात की जनता के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने अपने आप को हमेशा गुजरात की जनता को पूछे बगैर अपने आप को गुजरात के समानार्थी खड़ा कर दिया। जैसे वो गुजरात में किया वैसे ही अभी वो देश में कर रहे हैं। मतलब कि मोदी साहब मतलब भारत है और भारत मतलब मोदी साहब है, तो मतलब मोदी साहब का कुछ अगर कुछ उनके बारे में कुछ कहा गया तो फिर वो भारत का मतलब कि देश का अपमान है। तो इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही वही है पुरानी, वो जो चलती आ रही है गुजरात के दौर से, वही हम देख रहे हैं। तो हमको तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है वैसे, पर जो लोग इससे परिचित नहीं थे 2014 से पहले, उनको बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। तो खैर ठीक है। अब एक और मुद्दा ब्लैक पेपर का है ना, श्याम पत्र जो है, काला पत्र, उसका एक और बड़ा मुद्दा वो आपको सुनाते हैं। वो जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए। महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हो वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आजादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है आप कंट्रोल सकते। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में से रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं। पोर्ट पे इसे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, इसीलिए वो भी काम वो करते हैं। यानी दे ट्रीट बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। अब आगे सुनिए कि किसान और किसान की स्थिति जो है उसको लेकर और फसल जो होती है हर मतलब कृषि क्षेत्र को लेकर जो इस ब्लैक पेपर में कहा गया है, ये भी जरा आप गौर से सुनिए। किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ, और किसान लोग वहां पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की, और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है और उससे किसानों को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं एमएसपी ज्यादा कर दूं, बोले मैं किसान की आमदनी डबल करूंगा, बोले कहाँ है वो सब। और ये सब बातें पार्लियामेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, ना किसानों के बारे में। दूसरे चीज लाना जो इर्रेलेवेंट है और उसी के ऊपर वो भाषण उनका चलते रहता है। तो ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, और वो जो उनका वायदा था हर घंटे पे तो ये अपना डबल आमदनी करने का वो कुछ भी नहीं है, और
ट्रैक्टर पे, इस पे, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर भी जीएसटी लगाया गया। और एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। गरीब के जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नया गारंटी निकले हैं। बात तो सही है, जो पहले गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? वो सब हवा में है, भाप बन के उड़ गई है। कल जैसे गर्ग साहब कह रहे थे कि इनको डर है कि कहीं भाप बन के उड़ न जाए, तो जो गारंटियां देते हैं वो भाप बन के उड़ जाती है। तो क्या करें, पर ये बात सब सुनना समझना जरूरी है। अब एक और मुद्दा है जो बड़ा इस देश में महत्वपूर्ण है, वो है सोशल जस्टिस का मामला, सामाजिक न्याय का मामला। पर क्या ये मोदी सरकार उस मुद्दे को सही से न्याय दे पाई है क्या? इस पर बात की, ये सुनिए आप। और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, शेड्यूल ट्राइब, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहां बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, और SC ST OBC का वहां पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती, और खास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसे आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टेब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होता। बात बड़ी पते की है। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने यहाँ पे एक रवायत शुरू की थी कि फिक्स तनख्वाह पे नौकरी मिलेगी। 5 साल तक आपको फिक्स तनख्वाह पे नौकरी करनी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपको परमानेंट, अगर आप उस 5 साल में आपके रिमार्क्स सब सही रहे आपके सीनियर के, तो फिर परमानेंट किया जाएगा। और जो सरकारी नौकरी के लाभालाभ है वो 5 साल के बाद मिलेंगे। आज भी फिक्स तनख्वाह वाला जो पूरा मामला है वो
देश की सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के नौजवान जो है और पूरा उसका यूनियन जो है वो लड़ रहा है, और मानव अधिकार की संस्थाएं भी लड़ रही हैं। अब तक जो है वो उसमें जीत नहीं पाई है, पहली बात। दूसरी बात जो खड़गे साहब ने कही कि अगर तो वही मॉडल जो है केंद्र में और बाकी भारतीय जनता पार्टी के हर एक राज्य में लागू किया है इन लोगों ने। तो खड़गे साहब ने एक बात बहुत सही कही, अगर आपको सामाजिक न्याय दिलवाना है, उसमें यकीन रखते हैं अगर आप, तो जो पब्लिक सेक्टर हैं, सरकारी नौकरियां समेत जो पब्लिक सेक्टर की भी जो नौकरियां होती है जिसमें कि रिजर्वेशन है, ओबीसी का भी है कोटा एक है, एससी का भी एक कोटा है, एसटी का भी एक कोटा है, तो वहां अगर आप नौकरी देंगे तो इनको तो एक सोशल बैलेंस और सोशल जस्टिस देने की बात है, तो फिर वहां वो आप सिद्ध भी कर पाएंगे और लोगों को जो है वो एक तरह से सोशल जस्टिस मिलेगा, लेकिन वो आप कर नहीं रहे। तो बात बहुत सही कही है। और इसके आगे जो उन्होंने कहा वो कुछ डर की राजनीति को लेकर है, जिस तरह से मोदी साहब डर की राजनीति के जरिए ही जो है देश में सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे हैं, उस पर बात कही, सुनिए। लोकतंत्र पे खतरा ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के धमका के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी, पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे आके देते हैं, वो सब छोड़ के हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं? ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीबीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना, फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। और जो लीडर बोलता है उसको एक फैक्ट, मेरे को परसों मोदी जी के भाषण में मैं कुछ भाषण किए तो मेरे को 4-5 कॉल्स आए, कोई ऐसी गंदी गालियां दिया, वैसी दिया, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया है, जो केस है वो देखेंगे। इससे पहले भी तुगलक पुलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलुरु में करवाया, सदाशिव नगर। कितना, क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के, डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं, तो मैं तो, हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। तो ये तो सर्वविदित है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कथित रूप से ऐसा नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हम और आप सब इसके साक्षी भी हैं। तो ये सब चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, जो पूरे इस ब्लैक पेपर में जो कांग्रेस ने 10 साल के दौरान मोदी सरकार ने क्या किया उसके खिलाफ ये प्रस्तुत किया था, उसमें एक बात भी ऐसी नहीं है जो सच ना हो। तो क्योंकि हमारा काम सच को दिखाना है, हमारी जिद सच की है, तो फिर हमने सोचा कि चाहे भले ये 24-25 मिनट का कार्यक्रम हो जाए, हालांकि वीडियोस हम छोटे रखने की कोशिश करते हैं, 10-15 मिनट के अंदर आप तक बात पहुंचा दें, लेकिन ये थोड़ा लंबा हुआ।
हमने कहा था कि होगा, पर ये सब बात आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ये इतनी थोड़ी लंबे फॉर्मेट में ये बात शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले, देखने को मिले, तो इसीलिए आप तक पहुंचाई ये बातें। अब आपने जब सुन लिया है, देख लिया है, तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा आज भी कर रहे हैं, कि इसको सुन के, देख के आपको क्या महसूस हुआ, वो आप जो है अपने शब्दों में, हमारा जो ये कमेंट बॉक्स है इसमें नीचे आप देख रहे हैं, उसमें लिख के हमको जरूर से बताइएगा। बात आपको अगर हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक जो है इसको आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, आप सबकी मदद, सहयोग और समर्थन से। और फिर इस चैनल को, हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, इसको भाई आप सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। तो ये हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।